99% लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए अपना पैसा को गवा देते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक ही नहीं पता होते हैं। तो आज के इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स में बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के अंदर में 9 चैप्टर होंगे और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया हो, बिल्कुल आसान भाषा में। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 के अंदर में देखेंगे हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, कि स्टॉक मार्केट जनरली तौर पे वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो सिंपलीफाई करके आप लोगों के लिए मैं लिखा हूँ कि स्टॉक मार्केट इज वेयर वी बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। एग्जैक्टली मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन किया था, सेम उसी तरह है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को या तो हम लोग बाय कर सकते हैं या तो हम लोग सेल कर सकते हैं। सिंपल बात है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया था। अब यहाँ पर और एक फैक्टर्स को समझना हाईली क्रूशियल है। कंपनी सेल शेयर्स, कोई भी कंपनी अपनी शेयर्स को सेल करती, मतलब लेट सपोज कि आप समझिए कोई भी XYZ कोई भी कंपनी, वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी क्यों अपने शेयर्स को लोगों को देना चाहेगी। यहाँ पर लिखा हो रेज फंड, पैसों के लिए, फंड्स के लिए। जब कोई भी कंपनी अपने किसी भी अपने कंपनी को एक लार्ज कंपनी के अंदर में या उस कंपनी की ग्रोथ के लिए या उस कंपनी को बड़ी कंपनी के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए या प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये सारी चीजें करती है या एक बिग कंपनी के अंदर में कन्वर्ट करना चाहती है, तो वो कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को वो सेल करती है। लेकिन किसी भी कंपनी तभी अपने शेयर्स को सेल कर सकती है जब वो कंपनी उन शेयर्स को या तो स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE के अंदर में, सिंपल इससे दो चीज समझ में आती। फर्स्ट थिंग मैंने एक्सप्लेन किया, कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि उस कंपनी को क्या चाहिए, पैसे, फंड की रिक्वायर्ड। अब क्यों चाहिए, क्योंकि कंपनी को बड़ी करनी है ना, एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनानी है। दूसरी चीज मैंने एक्सप्लेन अभी जस्ट किया कि कोई भी कंपनी तभी अपने शेयर्स को सेल कर सकती है जब वो कंपनी या तो BSE या तो NSE के अंदर में लिस्टेड होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मतलब होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे और एक चीज में लिखा हो, इन्वेस्टर्स बाय, जैसे आप लोग, मैं हो गया, हम जैसे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स को बाय करते, खरीदते। अब भाई क्यों खरीदेंगे, लेट सपोज समझिए कि अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स को मुझे बाय करना है, खरीदना है, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीद, मेरा होप क्या रहेगा, उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और कंपनी को क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये कंपनी हमें क्या देगी, हमें प्रॉफिट देगी। सीधी सिंपल बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हो, होपिंग दैट द प्राइस विल राइज और द कंपनी विल पे डिविडेंड्स। तो इस उम्मीद से कोई भी इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है कि उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो और वो कंपनी हमें डिविडेंड्स के रूप में प्रॉफिट दे। मतलब तो सिंपल यहाँ पे लिखा हो डिविडेंड। तो डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी, लेट सपोज कि जैसे कि मैंने किसी भी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया हो और वो कंपनी क्या करती है, मेरे पैसे से या आप लोगों के पैसे से जो प्रॉफिट जनरेट करती है, उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेगी और कुछ हिस्सा वो हमें दे देगी। वही चीज होती है पे डिविडेंड, डिविडेंड्स के रूप में। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रही होगी। तो प्राइस फ्लक्चुएट, प्राइस जो होती है बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। इफ मोर पीपल वांट टू बाय, अगर ज्यादा लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करेंगे तो उस कंडीशंस के अंदर में इट्स प्राइस इंक्रीजेस, तो उस कंपनी की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इफ दे वांट टू सेल, और अगर ज्यादा लोग बेचेंगे, सिंपल बात, द प्राइस डिक्रीज, प्राइस क्या होगी, गिरेगी। मतलब लेट सपोज कि कोई भी XYZ कंपनी की हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, डिप लगाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह करके प्राइस क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ये क्यों जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। ये तो था बाय, जब लोग बहुत ज्यादा लोग बाय करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, सीधी बात है। अब वहीं पर बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो इस कंडीशंस के अंदर में किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, गिरेगी, गिरते रहेगी, इस तरह नीचे जाती ही रहेगी। तो आई होप ये चार कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हो, जो कि बेसिक लेवल पे कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क, की स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इस बेस पे आई होप आप समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए अभी जो ये वीडियो है, इससे एडवांस लेवल की वीडियो आएगी और सारी चीजें मैं अभी जो जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी कंपनी की शेयर्स को कैसे आप बाय कर सकते हैं। अभी मैं बेसिक टू, अगर मैं एडवांस लेवल की चीजें को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो बातें समझ में नहीं आएगी। सो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग लेसन नंबर 3 के ऊपर।
फर्स्ट लेसन रहेगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर में आप लोग इन्वेस्टिंग करने चाहते हो, बड़ी वेल्थ जनरेट करने चाहते हो, तो सबसे पहली बात द फर्स्ट थिंग आपको ये अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा क्रूशियल है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, की स्टॉक मार्केट कहते हैं किसे है। देखिए अगर ये आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मेरा और एक वीडियो आया कंप्लीट इन्वेस्टिंग रेशियो के बारे में, वो वीडियो पहले आप वॉच कीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप वॉच कीजिए। स्टॉक मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी बाय और सेल शेयर्स। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी एक कंपनी के शेयर्स को या तो हम बाय करते हैं या तो हम सेल करते हैं। सिंपल बात है, खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे। अब खरीद कर बेचते कब है? लेट सपोज कि जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स को मैंने बाय किया, बाय करने के बाद उसको सेल कब करूंगा? हमें लग रहा है कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स को जो मैं बाय किया था उस शेयर्स की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है और जितना बढ़ रही है उतना मेरा प्रॉफिट हो रही है। और जब प्रॉफिट हो रही है तो उस कंडीशंस के अंदर में मुझे लग रहा है कि जितना प्रॉफिट मुझे पैसा चाहिए उतना हो चुका है, उस शेयर्स की प्राइस बढ़ चुकी है। इस कंडीशंस के अंदर में अब मैं क्या करूंगा? सेल कर दूंगा। स्टॉक मार्केट जनरली तौर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को या तो हम बाय कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट सपोज कि मान के चलिए रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स को मैं बाय करता हूँ 2000 पर शेयर्स के रुपीस पे। मतलब अगर मुझे रिलायंस कंपनी के एक शेयर्स को बाय करनी है तो मुझे 2000 देनी है। इसी तरह मैं 100 शेयर्स को मैं रिलायंस कंपनी की मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सिंपल बात है कि 100 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से तो हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीन्स यू इन्वेस्टेड आर 2 लाख, तो 2 लाख। सिंपल बात है कि अगर मैं रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स को मैं बाय करूंगा, खरीदूंगा 2000 पर शेयर्स के रुपीस, मतलब कि हर एक शेयर्स की प्राइस 2000 होगी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा 2 लाख। आफ्टर 1 ईयर और मैं 1 साल के बाद देखता हूँ कि उस शेयर्स की प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है। मतलब मैंने बाय कितना में किया था? मैंने बाय किया था मैंने यहाँ पर बाय किया था 2000 पर शेयर्स के रुपीस पे मैंने बाय किया। यही रिलायंस कंपनी के शेयर्स बढ़ करके 2500 रुपीस हो गए तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट तो 500 रुपये का 500 का यहाँ पर हुआ है ना। तो इफ यू सेल, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो चुका है और आप क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट होगा 2.5 लाख। मतलब सिंपल है कि जैसे यहाँ पर 100 को जब 2000 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा फिगर आया था 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिलायंस कंपनी की शेयर्स 2000 से बढ़कर 2500 मतलब 2500 रुपीस हो चुकी है। क्या करेंगे? इसी 100 को जब 2005 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 लाख। पहले आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? यहाँ पर देखिए 2 लाख का था, अब हो गया 2.5 लाख। तो प्रॉफिट आपको कितना होगा? 50 लाख। मतलब 2.5 लाख आपका मतलब 2.5 लाख आपका अमाउंट हो चुका है। ठीक है, तो 2.5 लाख में 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और जो 50,000 हुआ है, सिंपल बात है 50,000 क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो सीधी बात है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया और एग्जांपल के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन में कर दिया अच्छे से। आई होप अगर बात समझ में नहीं आएगी तो देख लीजिएगा, राइट। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल होगा, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं देखूंगा। तो अभी जो टर्म्स वर्ड्स है इन सारी चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूँ एकदम बेसिक लेवल पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच किए तो आई प्रोमिस यू आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 3 के अंदर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट, कि हम लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, अर्ली इन्वेस्टिंग द पावर ऑफ स्टार्टिंग यंग। आप इन्वेस्टिंग जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी एक बड़ी वेल्थ यहाँ से आप जनरेट करेंगे। 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे या 2 साल के लिए आप इन्वेस्टिंग करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी वेल्थ में जनरेट कर लूंगा या फिर बहुत ज्यादा मैं स्टॉक मार्केट से अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का खेल है। जब तक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जब तक आपको 10 20 25 साल आप टाइम नहीं देंगे तब तक ये आपके लिए कंपाउंडिंग आपके लिए काम नहीं करेगा। कंपाउंडिंग कब करता है? जब किसी भी चीज के अंदर में आप टाइम देते हो, लगातार एफर्ट देते हो, तब कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है। और अगर आपकी एज कम है, जैसे कि आप 14 के हो या 18 के हो या 20 के हो या 25 से 20 के बीच में हो, तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ही दीजिए। रियल वेल्थ कोई अगर अमीर बनता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कोई रिच बना है इतिहास देख लीजिएगा, वो इन्वेस्टिंग करके ही बना होगा। 100% द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू, क्योंकि कंपाउंडिंग जंप लेके कंपाउंड होता है, एक अच्छी रिजल्ट आपको देती है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा। तो यहाँ पर की फैक्टर टू रिसर्च इन इन्वेस्टिंग, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, क्या किस किस चीजों को आपको रिसर्च करनी चाहिए, तो ये चीज मैं लिखा हूँ। एक कंप्रहेंसिव गाइड, तो क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे
तो सबसे पहली बात तो आपको किसी भी कंपनी के अंदर में बिजनेस मॉडल, जिस भी कंपनी के अंदर में आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो उस कंपनी का आपको बिजनेस मॉडल समझना होगा कि वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट देती है, प्रोवाइड करती है लोगों को, वो कंपनी कौन सी सर्विस देती है लोगों को, उस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको देखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा, एंड रेशियोज के बारे में आपको समझना होगा कि पीई रेशियो, आरओई, आरओसी। अगर रेशियोज के बारे में आपको नहीं आता है तो मेरा फर्स्ट लेसन वाला वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर लिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद ही ये वीडियो आप वॉच कीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको बैलेंस शीट देखना होगा एंड कैश फ्लो, ये सारी देखिए। इन सारी चीजों के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं गाइड कर दूंगा। ये सारी चीजें जो मैं 5 चीजें लिखा हूँ यहाँ पर, 5 चीजें मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ये 5 चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझना, क्रिएटिंग ए कंप्रहेंसिव बजट, ए 2 स्टेप अप्रोच। अब इसका मतलब क्या है, लेट सपोज आप ऐसे कंडीशंस के अंदर में है अपनी लाइफ के अंदर में कि आप 14 साल के, या आप 18 साल के, या मान के चलते आप 20 साल के, लेकिन आपके पास अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है जिसके बेस आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपका 2 अप्रोच होनी चाहिए, इसके प्रति आपका 2 परसेप्शन होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लर्निंग। पहली चीज आपका लर्निंग होनी चाहिए, सीख। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, सीधी बात। सेकेंड स्टेप रहेगा अप्लाई। आप पहले लर्न किए, उसी चीज को आप अप्लाई करनी है। और थर्ड स्टेप आ जाती है इसका, आपको एक इनकम सोर्स कहीं से आपको बिल्डअप करना होगा, और उसी इनकम सोर्स के बेस पे आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टिंग करना होगा। क्योंकि आपके पास लर्निंग है, अप्लाई आप ये है, तो सारी चीजें तो आपके पास है। आपके पास सिर्फ एक क्या नहीं था, एक इनकम सोर्स नहीं था। तो इस इनकम सोर्स को आपको बिल्डअप करना है। आप लेट सपोज कि आप 500 का भी इंतजाम कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1000 है, उससे भी कर सकते हैं। या फिर आप महीने का 20-20 के है तो 20 के में आपको 5 के से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको जनरली तौर पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे, फॉर बिगिनर लेवल पे सारी कॉन्सेप्ट आपको और क्लैरिटी में दे पा रहा हो और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आई होप लाइफ के अंदर में मेहनत करते जाना है, रुकना नहीं है किसी भी एक फील्ड के। सो हम चलते हैं लेसन नंबर। अब यहाँ समझ लेते हैं व्हाट इज निफ्टी एंड सेंसेक्स, कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होती है। सिंपल है कि द निफ्टी इज द प्राइमरी इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी जनरली तौर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्राइमरी इंडेक्स है। जैसे एनएससी हो गया, एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द शेयर्स ऑफ इंडियन टॉप 50 कंपनीज, इसमें क्या होती है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स इसमें लिस्टेड इन्वॉल्व हो। सिंपल है, जैसे कि इसमें आ जाती है आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। ये डिपेंड करता है कि निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस होगी, इसी के बियॉन्ड, इसी के बेस पे और बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस होगी। तो जैसे इसमें आता है आपका रिलायंस कंपनी आ जाती है, एचडीएफसी बैंक आ जाता है, इन्फोसिस आ जाता है। द फुल नेम ऑफ द इंडेक्स इज निफ्टी। इस इंडेक्स को, इसका फुल नाम होता है निफ्टी 50। आप समझ रहे थे सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स भी इसी तरह है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडेक्स है। एंड जैसे बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट कंपनीज द शेयर्स ऑफ 30, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे मैं लिखा हूँ 30 कंपनीज के शेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन किया ना कि जैसे कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में 30 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होती है। निफ्टी 50 के अंदर में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होती है। अब बीएसई के अंदर में देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में 30 कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होती है, और निफ्टी 50 के अंदर में 50 कंपनीज, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड होती है। जैसे टाटा स्टील इसमें आ जाती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक आ जाती है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द इंडेक्स इज बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। इसको सेंसेक्स भी आप लोग बोल सकते हो। तो आई होप ये भी चीज आपको क्लैरिटी एक तरह से आउटकम के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो। क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें हमको आता है, ये क्या आप बता, देखिए ये बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, एक बिगिनर लेवल पे। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, पहले सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे। आप चाहेंगे फर्स्ट सीढ़ी के बाद मैं जंप लेके 10 सीढ़ी को पार करके 11वां सीढ़ी पे मैं चढ़ूंगा, 12वां सीढ़ी पे चढ़ूंगा, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता। 11 सीढ़ी या 12वां सीढ़ी पे जाने के लिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको जाना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 10 सीढ़ी को आपको पार करके ही जाना पड़ेगा। उसी तरह है कि आप एडवांस के लेवल की चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल कोर आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। एंड हम अपना नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं।
अब इस लेसन के अंदर में हम लोग समझेंगे निफ्टी एंड सेंसेक्स। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स लिखा हूँ, उसके बाद कंपनी का नाम लिखा हो, उसके बाद सेक्टर लिखा हो, उसके बाद की कंपटीटर लिखा हो। देखिए हम लोग इन्वेस्टिंग जब करते हैं तो इन्वेस्टिंग करने से पहले क्या देखते हैं, सिंपल बात आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जब हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टिंग के अंदर में एक चीज आ जाती है, सेक्टर। जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ, सवाल करूँ, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो बैंक्स है ये इसकी सेक्टर क्या है, आप क्या बोल, आपको पता है? आपको अगर आपको जानकारी होगी तो आप बता देंगे कि ये फाइनेंशियल सर्विस या फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है। कहने का मतलब कि आप अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग करने से पहले किसी भी कंपनी का सेक्टर आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेक्टर लिखा, उसके बाद कॉम्पिटिटर, मतलब उस कंपनी का कॉम्पिटिटर क्या, मतलब आपको इन्वेस्टिंग के साथ कंबाइन करना कि सेक्टर किसी भी कंपनी का, इस कंपनी के अंदर में अगर एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी का सेक्टर क्या है, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करनी है, देन आपको इन्वेस्टिंग करनी है। एचडीएफसी का फाइनेंशियल सर्विस है, इसका कॉम्पिटिटर है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक है। उसके बाद जैसे रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस कंपनी के अंदर में इसकी सेक्टर क्या है, जैसे यहाँ पे सिंपल गैस लिखा हो, एनर्जी लिखा हो। अब इसका कॉम्पिटिटर ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये सारी चीजें है। उसी तरह आईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस। तो अब जैसे आईटीसी का सेक्टर क्या है, आईटीसी का सेक्टर है एफएमसीजी, है ना, हिंदुस्तान, डाबर, ये सारी चीजें इसका कॉम्पिटिटर है। इन्फोसिस में आ जाती है जैसे इंफॉर्मेशन टेक, टीसीएस, विप्रो आ जाती है, एससीएल आ जाती है, टेक आ जाती है, ये तो कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटर के साथ सेक्टर को कॉम्पिटिटर के साथ कंबाइन करके आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करनी है, देन आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए मैं सेंसेक्स सेम कंडीशंस, जैसे मैंने इंडेक्स के अंदर में निफ्टी 50 आ जाती है, टॉप 50 कंपनीज आ जाती है, जैसे एक्सप्लेन किया। सेम उसी तरह 30 कंपनीज के अंदर में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में लिस्ट होती है सेंसेक्स, जैसे सेंसेक्स आ जाती है। जैसे सेंसेक्स के अंदर में कंपनी का नाम जैसे भारतीय एयरटेल, इसका सेक्टर है टेलीकॉम, इसका कंप्यूटर है जियो, वोडाफोन, आइडिया। उसके बाद टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल, इसका सेक्टर आ जाती है। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है कि सेक्टर दर सेक्टर आपको एनालिसिस करनी। जैसे आईटीसी का सेक्टर क्या है, एफएमसीजी। अब इसका कॉम्पिटिटर कौन है, डाबर। उसी तरह इन्फोसिस है, इन्फोसिस का मतलब सेक्टर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक प्रोवाइड करना। अब इसका कॉम्पिटिटर कौन है, जैसे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक, ये सारी क्या आती है, ये इसका कॉम्पिटिटर आती है, ये इसका कॉम्पिटिटर आ जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जा रही है और बात आपको समझ में आ रही होगी। सो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट लेसन पे। अब अपने नेक्स्ट लेसन्स के अंदर में सीखेंगे 11 बेसिक वर्ड्स। देखिए 11 बेसिक वर्ड्स जो मैं लिखा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में, ट्रेडिंग के अंदर में, इन्वेस्टिंग के अंदर में या फाइनेंस के अंदर में ये टर्म्स और ये वर्ड्स हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप इन 11 वर्ड्स को आप समझे रहेंगे और जितनी भी सारी अभी टर्म्स और कॉन्सेप्ट आएगी तो वो चीज आपके लिए ईजी पड़ेगी। तो सिंपल मतलब है, एक एक चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं और अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टॉक और शेयर। स्टॉक और शेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का हिस्सा। देखिए इस चीज को समझिए, जब हम किसी भी एक कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो हम दरअसल उस कंपनी के छोटा सा मालिक बन जाते हैं। वही चीज होती है स्टॉक या शेयर्स का मतलब होता है अंश। हिंदी में जब ट्रांसलेट आप करेंगे तो इसका मतलब होता है अंश यानी कि हिस्सा। और इक्विटी का मतलब यहाँ पर हो जाती है ओनरशिप यानी कि मालिक। आईपीओ, तो आईपीओ का मतलब, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आप बहुत बार ऐसे सुने होंगे कि रिलायंस का आईपीओ आ रही है, टाटा स्टील का आईपीओ आ रही है, इलोन मस्क का ये आईपीओ ला रही है। तो इसका क्या मतलब है आईपीओ ला रही है, देखिए जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आम लोगों को प्रोवाइड करती है, यानी कि आम जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, हम जैसे लोगों को जब बेचती है, या फिर पहली बार अपने शेयर्स को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में कंपनी लिस्ट कराती है, एक्चुअली उसी को आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे समझते हैं कि बुल मार्केट किसे कहते हैं। जब स्टॉक मार्केट के अंदर में हमें ये दिखती है कि किसी भी कंपनी के प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर नीचे इस तरह जा रही है। आप अगर इस कंडीशंस के अंदर में ये जो ग्राफ आपको दिख रही है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि भाई प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसी को क्या कहेंगे, बुल मार्केट कहते हैं। और बियर मार्केट का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी की, जैसे कि ग्राफ ऐसे है, अगर ग्राफ नीचे की तरफ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बियर मार्केट कहते हैं। अब यहाँ पे डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वर्ड्स है डिविडेंड। इन्वेस्टिंग के अंदर में खास तौर पर ये चीज ज्यादा यूज होती है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर के डाले गए पैसे से, जैसे आप लोग हो गए, मैं हो गया, हम
हम जैसे लोग के पैसे किसी भी कंपनी के अंदर में डालते हैं, हम लोग कंपनी के शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, बाय करते खरीदते, तो उस कंपनी का हम मालिक बनते हैं। तो सीधी बात है, हम लोगों को ही शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर के डाले गए पैसे से कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है ना, और उसी प्रॉफिट में से वो कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट, कुछ पैसा वो अपने पास रख लेती है और कुछ पैसा वो डिविडेंड के रूप में हमें दे देती है। लेट सपोज कि जैसे कि राहुल है, और राहुल ने क्या किया, राहुल ने रिलायंस कंपनी के अंदर में क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब रिलायंस कंपनी क्या किया, रिलायंस कंपनी की प्रॉफिट हुई, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करेगी कंपनी को, कंपनी डिविडेंड के रूप में राहुल को दे देगी, और कुछ हिस्सा वो कंपनी अपने पास में रख लेगी। इसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। देखिए एक चीज को समझिए, हर सेकंड पैसे, मनी जो होता है, कैपिटल जो होता है, पैसे अपनी वैल्यू को हर सेकंड लूज कर रही है। जब सामान की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंडीशंस के अंदर में पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। हाउ, कैसे, मान के चलिए कि कोई भी सामान मुझे आज से 1 साल पहले मुझे 10 रुपए में मिल रही थी, आज 2 साल के बाद मैं लेने उस सामान को बाय करने गया तो उस सामान को लेने में मुझे 20 रुपया देना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सामान 1 साल पहले उस सामान की वैल्यू थी 10 रुपया, लेकिन 1 साल से 2 साल के अंदर में उस सामान की वैल्यू 10 से 20 रुपया बढ़ के हो गई। तो इस कंडीशन के अंदर में आप देखिए कि पैसे की वैल्यू यहाँ पर कम हो चुकी है, सामान की वैल्यू बढ़ चुकी है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। बिड प्राइस का मतलब होता है बायर्स का प्राइस, और आस्क प्राइस का मतलब होता है सेलर्स का प्राइस, और स्प्रेड का मतलब होता है बिड और आस्क के अंदर में डिफरेंस। 11 वर्ड्स आपको एक्सप्लेन में किया हूँ, तो ये भी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आप बोलेंगे कि सर आप ये सब सारी चीजें बता रहे, मैं बातें तभी समझ में आएगी जब आप उस चीज को देखेंगे, सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जितने भी इंद्रिया आपके अंदर में जो सेंसेस है, जो इंद्रिया है, जितनी इंद्रिया काम करेगी उतने डीपली वो चीज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आएगी। अब मैं किसी भी चीज को देखूंगा, लेट सपोज फोन से, तो मेरा एक ही चीज काम करेगी, लेकिन मैं अगर वो देखने के साथ सुन रहा हूं तो मेरा 3-4 इंद्रिया मेरा काम कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको डीपली समझना है। उसके बाद आगे की वीडियो आएगी, आप वॉच कीजिएगा। राइट, आई होप मैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेसन के अंदर में हम लोग बढ़ते हैं। अब इस लेसन के अंदर में हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू क्रिएट ए पोर्टफोलियो। मतलब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग करूंगा तो सबसे पहले लोगों के माइंड के अंदर में, आप एक कंपनी के अंदर में, मान के चलिए रिलायंस कंपनी के अंदर में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या गारंटी है कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। रिलायंस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू या तो बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लूज कर सकती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। तो आप इस कंडीशंस के अंदर में क्या करेंगे, क्योंकि एक कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनानी पड़ती है। मतलब मान के चलिए आप 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बना, लेट सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया होगा, कंपनी सेक्टर अमाउंट में लिखा हूँ कि अगर आपके पास 50,000 50,000 रुपीज है और अगर आप इन्वेस्ट करने चाहती है तो आपको एक कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करनी है। इस 50,000 को 5 में कितना लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कंपनीज के अंदर में, या आपके पास जितने भी अमाउंट है उस अमाउंट के हिसाब से अलग अलग उस अमाउंट को पहले आपको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना, बांट देना है, डिवाइड कर देना है। उसके हिसाब से आपको अलग अलग कंपनीज के अंदर में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करनी है। लेट सपोज कि राहुल के पास 50,000 50,000 रुपया है, तो राहुल ने क्या किया, 6,000 6,250 करके 8 कंपनीज के अंदर में क्या किया, वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस 50,000 को 8 बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6,250। इन्फोसिस के अंदर में जो IT सेक्टर है, इसमें 6,250 इन्वेस्ट कर दिया। रिलायंस के अंदर में कर दिया, HDFC TCS के अंदर में 6,250 करके ये राहुल ने क्या किया, 50,000 को अपना इन्वेस्ट कर दिया। कहने का मेरा यहाँ पर बताने का कि अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टिंग के अंदर में एक कंपनी के अंदर में आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि उस जितने आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट को आपको डिवाइड करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है, और ऐसे 10 15 20 कंपनीज के अंदर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे अमाउंट कर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर आप इन्वेस्टिंग करने चाहेंगे तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल में लिया था कि राहुल के पास कितना है, 50K है, 50,000 है। तो राहुल ने क्या किया, इस 50,000 को 6,250 6,250 8 जगहों के अंदर में क्या किया, ये डिवाइड कर दिया। 6,250 करके 8 कंपनीज के अंदर में वो इन्वेस्ट कर दिया। देखिए, शेयर्स की किसी भी कंपनी के अंदर में शेयर्स की प्राइस अलग अलग हो सकती है, किसी में 5,000 लगे, किसी में 10,000, तो उस हिसाब से। लेकिन लेट सपोज आपको एग्जांपल देने के लिए ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी हो गई होगी और समझ में आ गया अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर में।
हमारा नेक्स्ट लेसन है व्हाट इज स्टॉक प्राइस, कि स्टॉक प्राइस किसे कहते हैं। देखिए स्टॉक प्राइस का सिंपल मतलब है किसी भी एक कंपनी के शेयर्स की करंट प्राइस क्या है उसी को स्टॉक प्राइस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, ठीक है, मान के चलो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के एक शेयर्स की प्राइस, वन शेयर्स की प्राइस कितनी है, एक शेयर्स की प्राइस 200 है, और इसी तरह मैं 10 शेयर्स को अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा 2000 पड़ेगा, 2K पड़ेगा। कहने का सीधी सिंपल मतलब है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की करंट प्राइस अभी आज की डेट, जैसे अभी अब मैं डेट देख रहा हूँ कितना है, अभी 12 जून चल रहा है, ठीक है, 12 जून 2026 चल रहा है। तो अभी इस टाइम के अंदर में मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स की किसी भी कंपनी के शेयर्स को अगर बाय करूंगा, उस शेयर्स की करंट प्राइस कितनी होगी, कितने में चल रही है, उसी को जनरली तौर पे स्टॉक प्राइस कहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर सिंपलीफाई करके भी लिखा आप लोग। स्टॉक प्राइस इज द प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर्स दैट इज द ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट एंड द सिंपल टर्म्स इट्स अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू पे टू बाय वन शेयर। सिंपल है आप लोग, और ये जनरली तौर पे डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे काम करता है। कहने का मतलब जैसे कि लेट सपोज कि ये है, तो डिमांड से प्राइस, डिमांड के पास जब प्राइस जाएगी और जाने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी तो शेयर्स की प्राइस क्या होगी, शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, सप्लाई के पास आएगी। ये मतलब ये है आपका सप्लाई और ये है आपका डिमांड। तो डिमांड के पास शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि डिमांड से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और सप्लाई से प्राइस नीचे की तरफ, क्योंकि इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। इस कंडीशन के अंदर में क्या होगा, शेयर्स की वैल्यू कम होती है। तो आई होप ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे रिएक्ट करती है, उस शेयर्स की वैल्यू कभी बढ़ती है, अगर डिमांड के पास रहेगी, डिमांड से ऊपर, डिमांड के पास से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और सप्लाई के पास से प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सब तो बेसिक टर्म है, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई है अगर, तो उसको अगर पूछेंगे तो उसके लिए बेसिक है, लेकिन आई होप आपके लिए ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी हो, ताकि मतलब बिगिनर बेसिक लेवल पे सारी चीजें समझा रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। अब हमारा फाइनल लेसन ये है कि फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखिए मैं बहुत सिंपलीफाई करके लिखा हूँ यहाँ पर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इट्स ओरिजिनल प्राइस। मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स की ये ओरिजिनल प्राइस होती है, मतलब कोई भी कंपनी होती है ना, उस कंपनी की ओरिजिनल प्राइस होती है फेस वैल्यू। तो अब यहाँ पे और एक चीज समझ लेते हैं, मार्केट प्राइस इज द करंट प्राइस ऑफ शेयर्स एज इट इज सोल्ड इन द मार्केट। तो मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस किसी भी कंपनी के शेयर्स करंट प्राइस होती है, लेकिन फेस वैल्यू ये किसी भी कंपनी की ओरिजिनल प्राइस होती है। तो यहाँ पे ऊपर में मैं यही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि मैं देखो सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सीधी बात है। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस होती है, और स्टॉक प्राइस, स्टॉक जैसे मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, अ, दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक प्राइस। हाँ, स्टॉक प्राइस का मतलब क्या होता है, स्टॉक प्राइस का मतलब होता है किसी भी कंपनी की शेयर्स की करंट प्राइस, की अभी मार्केट के अंदर में, अभी मार्केट के अंदर में प्राइस की भाव कितनी है। लेकिन ये जो होती है फेस वैल्यू, ये किसी भी कंपनी की शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस। आई होप ये भी कंडीशन आप समझ में आ गए होंगे। ये सारे, द कंपनी नीड्स कैपिटल, कंपनी को कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ती है। यहाँ पे लिखा द कंपनी क्रिएट्स न्यू शेयर्स, कंपनी जब कोई भी शेयर्स को इशू करती है, यानी कि इशू का मतलब जब क्रिएट करती है, बनाती है, तो उसी को शेयर इशू कहते हैं। उसके बाद कंपनी ऑफर शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स के लिए ऑफर करते हैं। इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स एंड द कंपनी गेट्स कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स को तभी क्यों बाय करते हैं, जब कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को क्यों देते, क्यों, क्योंकि उस कंपनी को कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है। तो उस कंडीशंस के अंदर में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उन शेयर्स को बाय करते हैं, और कंपनी के पास आता है कैपिटल मनी। जैसे कि कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर में एक बड़ा, जैसे कि ये समझ लो कि बड़ी कंपनी के अंदर में उस कंपनी की, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए, उस कंपनी को लार्ज कंपनी के अंदर में कन्वर्ट करने के लिए, वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें करती है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो चैनल के ऊपर अभी फाइनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स आने वाली है, तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक सिर्फ आपसे चाहता हूँ। एक लाइक करेंगे तो इस वीडियो को एल्गोरिथम और ज्यादा पुश करेगा, और जिसको अगर फाइनेंस के अंदर में नॉलेज चाहिए वो भी देख पाएंगे। सो आप अपना ख्याल रखना, टेक योर सेल्फ।